is called contract of indemnity and the second thing will be contract of guarantee. तो नेक्स्ट टू टॉपिक जो हम आज ले रहे हैं उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडेमनिटी। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, एक ही पेज का टॉपिक है, इसको पहले फिनिश कर देता हूँ फिर जाऊंगा गारंटी के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है? एनीवन हैविंग एन आइडिया टुवर्ड्स द सेम? इंडेमनिफाई करना यानी क्या करना? कॉम्पेंसेट करना, किसी के नुकसान की भरपाई करना, शुद्ध हिंदी भाषा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें नुकसान की भरपाई का वादा किया गया। अब सर कोई कंपनी हमें, कोई पर्सन हमें नुकसान की भरपाई का वादा क्यों करेगा? एक मिनट बच्चों, कितना है? सुनिए, इंडेमनिटी की मैं बात कर रहा था। कोई इंसान, कोई कंपनी हमें कॉम्पेंसेट करने का वादा क्यों करेगा? दो कारणों से निष्का। नंबर एक, या तो उसने हमें वो नुकसान करवाया हो। नंबर दो, या तो हमने वो नुकसान के लिए उसको कुछ प्रीमियम पे किया हो। यानी एग्जांपल नंबर वन, मुस्कान सोनी के एक्टिवा से किसी ऑटो रिक्शा वाले का एक्सीडेंट, किसी ऑटो वाले का रिक्शा बस्ट हुआ, बिकॉज ऑफ ऑटो रिक्शा में डेंट आया। अब मुस्कान सोनी रिस्पॉन्सिबल हो जाती लीगली कि इम्प्लाइडली कि आपको उसके नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ेगी। मुस्कान के भैया आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको इतना पैसा दे दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक प्रॉमिस कर रहे हो टू पे फॉर द लॉस। आपको कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, आप सरप्लस नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ क्या दे रहे हो? जितना कॉम्पेंसेट, जितना लॉस हुआ उसको कॉम्पेंसेशन। ये हो गया नॉर्मल इंडेमनिटी। नंबर दो, आपने कार इंश्योरेंस कराया है, उसको आपने 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया पे किए हैं एज प्रीमियम। कंपनी ने वो पैसे रिसीव किए हैं। जब कंपनी ने आपसे वो 5000 रुपये कलेक्ट किया एज प्रीमियम, उनकी इनकम हुई। उसके सामने उनका एक्सपेंस क्या होगा कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ हो गया तो हम आपको कॉम्पेंसेट करके पे कर देंगे वो पैसे। तो ये भी क्या है? अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस। हेलो। अब वो लॉस क्यों हुआ उद्देश्य का हमें? या तो हमारी खुद की गलती से, या तो किसी और की गलती से, यानी किसी और, यानी थर्ड पार्टी। तो इंडेमनिटी कॉल डैमेज नुकसान, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुस्कान सोनी की कार आप खुद डैमेज की तो ही मिलेगा। थर्ड पार्टी ने, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब कार में बैठी थी, चला रही थी, पीछे किसी ने ठोक दिया, तो फिर भी थर्ड पार्टी के लॉस पे भी आपको कॉम्पेंसेशन करने का राइट मिलता है, क्योंकि आपने उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डैश इंडेमनिटी। हमने क्या सीखा अभी तक? सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार इंश्योरेंस। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं देव? क्योंकि जनरल कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये इंश्योरेंस कंपनी का सबसे बेसिक नाम क्या होता? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों इसका? क्योंकि जब इवेंट होगा तो एनफोर्सेबल, इवेंट नहीं होगा, गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं, तो आप क्लेम नहीं मांग पाओगे। गाड़ी को कुछ हुआ तो आप मांग पाओगे। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका एनफोर्समेंट किस पे डिपेंड है? किसी इवेंट के होने या ना होने पे, इसलिए उसे कंटीजेंट कहा जाता है। कंटीजेंट उसका जनरल नाम हुआ, स्पेशल नाम क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ। क्या आपको कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? और इंडेमनिटी के अंदर क्या नाम हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया उसका नाम। ठीक है, तो इतना समझने पे हम शुरू करते हैं इसको फील करना भी। मेरा सिस्टम बंद है असल में। वन सेकंड।
मेरे पे ध्यान देना बच्चों। मैं यहाँ पे ध्यान देना। अरे यार, हैंग हो रहा है सिस्टम मेरा आज। 1 सेकेंड रुक जाना। गेट अ नोटबुक फास्ट, गेट अ नोटबुक फास्ट, फटाफट नोटबुक लो एक हाथ में, जल्दी। देखो वहां पे मीनिंग छोटा सा एक पेज ही है। लेट मी जस्ट मेक यू राइट इट डाउन। देखो वहां पे हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बराबर है। इस टॉपिक को पूरा जो लिखा है उतना ही पढ़ना है आपको एग्जाम्स के लिए, जितना मैं लिखाता हूँ इस टॉपिक पे। कौन सा? पीडीएफ में होगा आपके, मेरा वो पीडीएफ है ना नीचे के सर्वर सिस्टम पे है। और सर्वर आज संडे तो कोई स्टाफ है नहीं। वापस मैं जाऊंगा, सर्वर ऑन करूंगा, उतने टाइम में मैं आपको लिखवा दूंगा। शुरू करो। हेडिंग लिखा, उसका फर्स्ट पार्ट लिखो मीनिंग। मीनिंग में लिखो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वे बाय, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी promises to save another, whereby one party promises to save another. It is a contract whereby one party promises to save another from the loss, from the loss, from the loss, from the loss caused to, from the loss caused to him due to conduct, from the loss caused to him due to conduct of promisor himself, due to conduct of promisor himself or any other person, due to conduct of promisor himself or any other person. एक बार पढ़ो, मैं समझाता हूँ। इनका वीडियो ऑफ है, ट्राई टू कीप इट ऑन। पढ़ा आप सबने? सबने पढ़ा? हिमांशु, एक बार समझाता हूँ, फिर आप वापस पढ़ लो एक बार। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होता क्या है, एक पार्टी किसी और को प्रॉमिस करती है टू कंपेंसेट, मादी मुआवजा देने का प्रॉमिस करती है। फॉर व्हाट? फॉर द लॉस, फॉर द लॉस कोर्स टू सच पार्टी, टू
और वो क्लॉज किस वजह से हुआ? प्रोमिसर की वजह से या किसी और से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे कोई नुकसान होगा तो मैं तुझे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है क्या? नुकसान की भरपाई का वादा। नुकसान की भरपाई का वादा, जो नुकसान प्रोमिसर के कहने पे, प्रोमिसर की एक्टिविटी से हो या किसी और की एक्टिविटी से, उससे फर्क पड़ता नहीं है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। मैंने कहा था, मुस्कान खुद कार डैमेज करे या कोई और उसकी कार डैमेज करे, फिर भी वो कार का डैमेज हमें कंपनी से मिलेगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी भी अलाउड है। क्या आपको समझा? एक बार अभी रीड कर लो, एंड इफ यू आर डाउट यू आस्क मी। आप तब तक मैं तो नाश्ता कर लूँ। हो चुका, बराबर है। नीचे लिखिए, एग्जाम्पल कार इंश्योरेंस। एग्जाम्पल कार इंश्योरेंस। साक्षी मैडम लेक्चर इसने बंक किए बेटा। लेक्चर्स बंक किए क्या ना अटेंड किए? साक्षी, यस, बंक किए लेक्चर्स। अभी भी मेरा ऑडियो शुरू नहीं हुआ, शिट। चलो जाने दो, आई कांट हियर यू, सॉरी। नीचे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल कार इंश्योरेंस, उसमें लिखना, वेयर बाय कार इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड इंश्योरर, सॉरी, वेयर बाय कार इंश्योरेंस कंपनी is called indemnifier, is called indemnifier, INDEMNFIER, indemnifier, and the policy holder is called indemnified, and the policy holder is called indemnified, and the policy holder is called indemnified, indemnified, INDEM, indemnified, NIFIED, indemnified। यानी जो इंश्योरेंस लेता है वो इंडेमनीफाइड है, और जो इंश्योरेंस देता है कंपनी, वो इंडेमनीफायर है। आर वी क्लियर? इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, आर वी क्लियर विद दिस टू टर्म्स? इंडेमनीफायर मतलब जो बजाज इंश्योरेंस कंपनी, ये सब इंडेमनीफायर है। हम लोग जो कार की इंश्योरेंस करवाते हैं, बाइक इंश्योरेंस करवाते हैं, वो सब इंडेमनीफाइड है। इंडेमनीफाइड यानी जिसको, जिसका रिस्क कवर होता है, जो रिस्क अवॉइड करता है, जो प्रीमियम पे करता है। इंडेमनीफायर यानी जो प्रीमियम लेता है, जो रिस्क बेयर करता है, जो कॉम्पेंसेशन प्रॉमिस करता है पे करने के लिए। अभी क्लियर? ठीक है, आगे आ जाओ। Write the heading essential elements of contract of indemnity. Essential elements of contract of indemnity. I have got a query here. Let me just handle it out. 1 minute. Someone has messaged me. And third person. मैं क्या लिखा है आपको? शेट, मैंने आधा रुक गया है लिखने में। और मैं हिमांशु, बाय द कंडक्ट ऑफ हिमसेल्फ और बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन लिखा था या नहीं लिखा था? मैंने लिखा था ना, बाय द, लिखा था नहीं लिखा था? डेफिनेशन में हमने मीनिंग में लिखा है ना?
तो यश लक्ष्य तो मना क्यों कर रहा है मेरे? लिखा है, अरे कला भाई लिखा है वो। क्या मैं डर गया कि वो लिखा है क्यों नहीं आपको? एनीवेज नीचे आ जाओ। असेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नंबर वन, all the essentials of contract shall be present in a contract of indemnity. All the essentials of contract shall be present in contract of indemnity. पहला point. All the essentials of contract shall be present in contract of indemnity. याद आ गया ये? प्री कंसेंट, लॉफुल कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट. नंबर टू, the promise to compensate. Or number two, the promise to compensate. The promise to compensate will arise. The promise to compensate will arise only in case where the promise to compensate will arise only in case where loss is incurred to such party. The promise to compensate will only arise in case where loss is incurred to such party. नुकसान हुआ तो ही मिलेगा compensation, नहीं तो नहीं मिलेगा. Do you agree? Point number two. Point number three. The purpose of such contract. The purpose of such contract. The purpose of such contract is to protect. Is to protect indemnity holder. Is to the purpose of such contract is to protect indemnity holder. The purpose of such contract is to protect indemnity holder from the loss caused to him from the loss caused to him due to conduct of from the loss caused to him due to conduct of promisor himself or any other person. Due to conduct of promisor himself or any other person. Due to conduct of promisor himself or any other person. ठीक है. तो मुस्कान एक क्वेश्चन हो गया हमारा. दो ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में. एक क्वेश्चन जिसका थ्योरी एग्जाम में बन सकता है वो है डिफाइन द वर्ड इंडेमनिटी अलोंग विद इट्स एसेंशियल्स. और ये इसी के पार्ट पे आपका इतना थ्योरी कंफर्म हो जाता है एज अ थ्योरी क्वेश्चन. दे में आस्क यू एन इंश्योरेंस. दे में आस्क यू एन एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन एग्जाम्स. कि मुस्कान सोनी का इंश्योरेंस था कार का, उसकी कार डैमेज हो गई, नहीं वो कार डैमेज हुई है उसकी वजह से, नहीं किसी और की वजह से, क्या वो क्लेम ले सकती है या नहीं? तो हमें क्या लिखना चाहिए? डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आप प्रॉमिस करते हो किसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए फॉर लॉस कॉस्ट टू हिम ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिस हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन. इन द प्रेजेंट केस भले ही नुकसान मुस्ताफ ने खुद नहीं करवाया, किसी और ने करवाया है, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का पार्ट हो सकता है. इसलिए in this case even third party is responsible for the damage. The insurance company will be liable to compensate the party for such loss. ये दो ही चीज एग्जाम में आ सकती है, गारंटी यू इन राइटिंग इस केस में से. ठीक है, आगे जाओ. सेकंड पार्ट है द लास्ट पार्ट, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर.
शुरू करते हैं। पहले तो मुझे ये समझाना है आपको इंडेमनिटी होल्डर होता क्या है, राइट। इंडेमनिटी होल्डर कौन, समझ में आया, कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी या सामने वाला पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर ही इंडेमनिटी होल्डर, डू यू एग्री, जिसको हक है कंपेंसेशन मिलने का। लिखिए नंबर वन, the right to recover damages. Point number one, right to recover damages. अभी ध्यान से सुनना, और आपको मैं पूछूंगा लेकिन आप मुझे आंसर दे पाओगे नहीं मुझे पता है। लिखना, उसका इस हेडिंग के नीचे लिखो, द इंडेमनिटी होल्डर विल हैव अ राइट टू रिकवर डैमेजेस। द इंडेमनिटी होल्डर विल हैव अ राइट टू रिकवर डैमेजेस, recover damages which is compelled to pay, which is compelled to pay, which is compelled to pay in respect of any suit, in respect of any suit filed, in respect to any suit filed under contract of indemnity. दिशा कहाँ पे दिशा, in respect to any suit filed under contract of indemnity। ये आपको लिखा तो दिया मैंने, अगर आपने पूरा लिख लिया है कि रिपीट करूं, हो गया। तो अभी इसको पढ़िए, और आपको समझा है या नहीं मुझे खाली एक्शन से बताना, बोलना मत, ठीक है, क्योंकि मैं सुन नहीं पाऊंगा। मेरा चार्जर किधर है। क्या आपको समझ गया, समझ गया। सोनी को, सोनी तो क्यों बोल रही, मैं बोल रहा हूँ मत बोल, फिर भी बोलती है। वैसे तो आप कुछ भी बोलो मुझे सुनाई देता नहीं था, वैसे भी आज तो मुझे पता नहीं जरा समय सुनाई क्यों नहीं देता है। हाँ, एक मिनट ट्राई, बस चलो एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी ट्राई। अच्छा, गाइस कुछ बोलो। हेलो। छोड़ो, आपको समझा नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है, मैं कुछ बोलूंगा आपसे, मुझे बोल देना कि आपको समझा या नहीं समझा, बराबर। अब होता क्या है ना, आपको लगेगा कि इसके अंदर कितने पार्टीज है, एक या दो, एक्शन से बोलो, एक दो, कितने पार्टीज है निष्का, इस एग्जाम्पल के अंदर कितने पार्टीज है, सब लोग बताओ कितने। चीटिंग मत करो, सब लोग बोलो। मैं तो क्यों बोलो, तुम लोग बोलो। टोटल पार्टीज है तीन, कितने हैं, तीन। तुमको मैंने ऑप्शन दो दिए, तुमने दो के आंसर दिए, तुमने सोचा ही नहीं। अब तीन तूने बोला था देव, अच्छा, मैंने देखा नहीं, सॉरी। तीन पार्टीज कौन कौन है पता है, अगर मान लीजिए ये तीन कौन कौन है, एक जिसने इंश्योरेंस करवाया, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, और ये तीसरा कौन है पता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी से इसको नुकसान हुआ, इसने आप पे केस किया, वो आपसे 25,000 रुपये ले लिए कि आपने मेरी गाड़ी को डैमेज किया। अब ये 25,000 रुपये जो आपको चुकाने पड़े, क्योंकि बिकॉज ऑफ डैमेज टू थर्ड पार्टी, वो पैसे आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में किसे ले सकते हो, आपकी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो। यानी आपकी वजह से, अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है देव,
तो आपकी गाड़ी की वजह से किसी को नुकसान होगा, तो जितना नुकसान उसको होगा आपकी गाड़ी से, उसको वो आपको पे करना पड़ सकता है, और जितना आपने पे किया उतना आप किससे वसूल कर सकते हो, आपकी इंश्योरेंस कंपनी से वसूल कर सकते हो। वो पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, राइट टू डैमेजेस। अभी क्लियर? राइट टू क्लेम डैमेजेस। शायद आप लोगों ने इसको समझा होता S2 पॉइंटर का तो, इसलिए मैंने आपको दो पार्ट क्यों बोला, जानबूझ के बोला, जिससे आप फंसो, और जब फंसोगे तो याद रहेगा कि ये दो वाला नहीं था यहाँ पे। एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में दो का आएगा, तीन का आएगा, तीन का आएगा, हमारे मन में दो लोग होंगे तो हम फंस जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट, राइट टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ फाइलिंग सूट। राइट टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ फाइलिंग सूट। The indemnity holder will also have a right. The indemnity holder will also have a right. The indemnity holder will also have the right to recover all the cost. The indemnity holder, देव सो लिखने का अपने को भी बराबर ऐसा नहीं करने का। The indemnity holder will also have a right to recover all the cost in bringing the suit or defending the suit. To recover all the cost in bringing the suit or defending the suit. हमने केस किया है तो ब्रिंगिंग द सूट, सामने वाले ने हम पे किया तो डिफेंडिंग द सूट। उसका उस डिफेंडिंग ब्रिंगिंग द सूट और डिफेंडिंग द सूट in case where following conditions are fulfilled. In bringing the suit or defending the suit in case where following conditions are fulfilled. ठीक है, लिखो आप सब पॉइंटर ए। The insurance company authorized to file a suit. Condition number one, the insurance company authorized to file the suit. Authorized to file the suit. Number two, it did not contravene the contract of indemnity. It did not contravene the contract of indemnity. It did not contravene. It did not contravene the contract of indemnity. Contract of indemnity कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। नंबर तीन, इंडेमनिटी में लिखा हो कि थोड़ा फास्ट जा रहा है। नंबर तीन, द इंडेमनिटी होल्डर acted in a way the indemnity holder acted in a way as a man of as a as a man as a man who would prudently act as a man who would prudently act as a man who would prudently act in the absence of contract of indemnity, who will prudently act in the absence of contract of indemnity। मतलब इसको ध्यान से पढ़िए, मैं आपको पूछूंगा नहीं, लेकिन जब मैं बताऊंगा आपको कंफर्मेशन आना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री तो स्पेशली पढ़ा। अगर गाड़ी के डैमेज पे इंश्योरेंस होता तो हम 1 लाख रुपया देते, और नहीं होता तो हम 50 रुपया निपटा देते, तो गलत कर रहे हो। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होता तो कितने में निपटा लेते वो काम, उतना ही आपको करना चाहिए अभी भी। इसे हम क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं कि एज अ मैन ऑफ एज अ प्रूडेंट मैन विल डू एज इफ देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस नहीं होता तो क्या होता, उसी तरीके से करना चाहिए था बार्गेन। तो उसमें जो खर्चा हुआ आपको, वो सब आपको दे देंगे। डू यू अग्री? हेलो। अब लास्ट पॉइंट टू फिनिश द टॉपिक, लिखो। राइट टू रिकवर मनी पेड as a compromise towards the suit. Right to recover money paid as a compromise towards the suit. देखो वहां पे, देखो, taking the above conditions into consideration, above 1 2 3 जो था ना, taking the above conditions into consideration, taking the above conditions into consideration, taking the above conditions into consideration, the indemnity holder shall also have a right. Shall also have a right to claim any compromise made to settle the suit. लास्ट पार्ट है, इसको पढ़ोगे फिर मैं समझा देता हूँ, टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक बार रीड कर लो फटाफट। यार लेक्चर्स आपने मिस किए हैं, आई हैव नॉट सीन यू फ्रॉम 2 3 लेक्चर्स। मिस किया है कुछ आपने? श्रेया ने मिस किया लेक्चर? आपको मैं सुन नहीं पाऊंगा श्रेया। खाली एक्शन हाँ या ना, आपने मिस किया है कि नहीं किया? नहीं किया। ओके ठीक है। चिराग ने तो मिस नहीं किया है। नाक्षी से भूमिका रेगुलर हिमांशु था, अभी लास्ट लेक्चर से हिमांशु को देखा रहा बराबर। खाना खाना छोड़ दिया होगा उसने 2 दिन के लिए तो। मैंने ये कहा लास्ट वन के अंदर, as a man, as a prudent man would have done as if there was no contract of indemnity. indemnity नहीं होता। तो मैं इसकी बात कर लूँ लास्ट पार्ट का। सर कोई केस हम पे किया हुआ हो, हमें ये पता हो कि केस अगर मैं हार भी जाऊँ तो मैं जो पैसा चुकाऊंगा, वो पैसा मुझे कौन देगा? मेरी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। लेकिन हमने कहा कि मैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में वो हमसे इतना मांग रहा है, क्या उतना दे के खत्म करूँ क्या? तो अगर हमारे क्लॉज में हमने इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल ले लिया इस बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सेटलमेंट करने के बाद हमें जो खर्चा हुआ उसका, वो भी हम हमारी इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर सकते हैं। समझा? समझा? तो कभी कभी नहीं होता, हम पे करते हैं फिर वो हमें पे रीइंबर्समेंट आ जाता है हमें इंश्योरेंस कंपनी से उस बारे में। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक समाप्त हुआ। ये थियोरी इसके अंदर आ सकता है, पॉसिबली थियोरी में आएगा ये 100%। जब कोई चीज थियोरी में ही आती है तो हमें उसको थोड़ा याद करने में मेहनत करनी चाहिए। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, प्लीज चेक इट आउट एंड वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैन वी? ठीक है, तो लिख लिया है आप लोगों ने?
अब अगला टॉपिक लिखना नहीं है आपको, ठीक है? तो आराम से आप चिल होके बैठो, लिखना। लिखने में भी कभी मजा आता है, आई फेस थोड़ा सा स्लोनेस आती है लेक्चर के अंदर, जो आपको, आप तो भाई सुपर फास्ट लोग हो, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, बड़े लोग आप लोग। आई थिंक आपका ऐसा, हाँ, पलक को डाउट है, मैसेज कर सकते हो क्या? नहीं तो मैं क्या करूँ? हम्म, वो समझ ही नहीं है। हाँ, नहीं। अब चेक करो एक बार, कुछ बोल रहे। कॉन्ट्रवेंशन का मतलब होता है, कॉन्ट्रवेंशन का मतलब होता है आपने इंश्योरेंस कंपनी के कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, तोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को तोड़ा, नियम को तोड़ा, ठीक है? आ गया, ठीक है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत सिंपल जाएगा ये तो आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यस सर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी। यानी जो वादा किया है वो निभाने का प्रॉमिस, या फिर जो लोन देनी है उसको पे करने का प्रॉमिस। लेकिन कब निष्का? जब किसी के डिफॉल्ट पे, किसके? थर्ड पार्टी के। बात को ध्यान से समझना। निष्का तलवार ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, लेकिन निष्का तलवार बहुत छोटी थी, बहुत यंग थी, तो उस बैंक ने कहा आपको कोई गारंटर लगेगा। बनिक सर गारंटर बन जाते हैं। तो बात को सुनना, निष्का तलवार ने जो लोन लिया है वो लोन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन। बोरो किया, ब्याज पे करेगी। कि मेरा और एचडीएफसी बैंक में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये मेंशन करा है कि आई एम प्रोमिसिंग टू डिस्चार्ज लायबिलिटी, आई एम प्रोमिसिंग टू डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, यानी निष्का, इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट, यानी निष्का के डिफॉल्ट पे। मेरा कॉन्ट्रैक्ट एचडीएफसी से ये है कि पहले मैं पे नहीं करूंगा, मैं प्राइमरी लायबल नहीं हूं। अगर 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 निष्का पे ना कर पाए तो मैं लायबल। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे किसी के ना पे करने पे, किसी के डिफॉल्ट करने पे, किसी के ब्रीच करने पे मैं लायबल हो जाओ, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। किसी के ना करने पे करना पड़े, वैसे करने को गारंटी कहते हैं। आइए इस लाइन को वापस समझो, और लाइन को समझने के बाद हम इसको पढ़ लो वापस एक बार। हमारे एग्जाम्पल में कौन कौन क्या है उसको मैं नीचे लिखता हूँ, आप एक बार, एक बार ये रिव्यू कर लो। तीनों पार्टीज के नाम क्या क्या रेफरेंस में हमने यूज किए वो देख लो, फिर हम आगे जाते हैं। आई होप आपने ये पढ़ लिया है और तीनों पार्टीज का नाम भी सुन लिया, यस और नो? तो यहाँ पे क्रेडिटर यानी कौन? जिसने पैसा दिया। डेटर यानी कौन? जिसने लोन लिया। और श्योरिटी, श्योरिटी यानी कौन? जिसने गारंटी ली। इस शब्द को दिल में बिठा लो, प्रिंसिपल डेटर यानी बोरोवर,
श्योरिटी यानी गारंटर, क्रेडिटर यानी लेंडर। क्रेडिटर यानी लेंडर, प्रिंसिपल डेटर यानी बोरोवर, और श्योरिटी यानी गारंटर। क्या ये क्लियर है? हेलो। तो कॉन्ट्रैक्ट तो कितने लोगों के बीच में है? एक्चुअली तीन लोगों के बीच में है। डेटर, क्रेडिटर एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर एंड गारंटर। लेकिन गारंटर बीच में आता कब है पिक्चर में? जब कोई लफड़ा करता है तब। तब तक आता नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे है ना, सबसे पहले पार्ट पे ऑल एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होने चाहिए। कहता है ऑल एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होने चाहिए इन कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, होने चाहिए। लेकिन उसमें क्या बोला गया है? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस नंबर एक, एक्सेप्शन नंबर टू, यानी प्री कंसेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन पार्ट। ये सब में से दो चीजें नहीं होगी तो फिर भी चलेगा। वो दो चीजें क्या है? आपने कहाँ पढ़ी होगी? आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी है। नंबर एक, हमने सीखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन नहीं होता। कंसिडरेशन का एक्सेप्शन आपने ये सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या नहीं होता? कंसिडरेशन नहीं होता। दे फिर भी वो क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। क्योंकि कंसिडरेशन का नहीं होता। मैं समझाता हूँ। बैंक बैंक को क्या मिला? ब्याज और गारंटी। बोरोर को क्या मिला? पैसा। गारंटर को क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू। क्या मिला गारंटर को? कुछ नहीं। फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? है। तो ये कहता है गारंटर को कुछ नहीं मिलता, गारंटर सिर्फ किसी को मदद कर रहा है, फिर भी ये वैलिड माना जाएगा। नंबर दो, लायबल प्राइमरली कौन होता है? प्राइमरी लायबिलिटी कौन होती है? डेटर की। सेकंड लायबिलिटी किसकी होती है? गारंटर की। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट रूल्स कहते हैं जो प्रिंसिपल डेटर है वो नॉट कॉम्पिटेंट तो चलेगा, लेकिन गारंटर जो है वो क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वापस मैं बोलता हूँ यही चीज, प्रिंसिपल डेटर जो है वो क्या नहीं होगा तो चलेगा? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर भी चलेगा। क्यों चलेगा पता है हिमांशु? क्योंकि ये प्राइमरी वो लायबल है, लेकिन फाइनली लायबल कौन है? गारंटर। तो गारंटर का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। डेटर का ना हो तो फिर भी चलेगा। समझे क्या? तो ये समझे हो आप लोग? तो इस लाइन को पढ़ लीजिए। अगर वो पढ़ के हो चुका है तो पॉइंट नंबर टू भी पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर पॉइंट नंबर टू आपको समझ में क्लियरली आ चुका हो तो पॉइंट नंबर थ्री भी पढ़ सकते हो।
और नंबर 3 भी पढ़ लिया होगा आप सब लोगों ने। क्या आपको कोई डाउट है तो वो जस्ट रेज योर हैंड टुवर्ड्स इट, रेज योर हैंड। एनी डाउट्स टू दिस? नहीं तो क्लियर है, तीनों कनेक्टेड पॉइंटर्स थे। 1 नंबर 4 से हम वापस पढ़ना शुरू करते हैं। अभी कहता है कि अगर गारंटी लेते वक्त आपने गारंटर को कुछ मिसरिप्रेजेंट किया, आपने यानी किसने, जिसने गारंटी के लिए बैंक ने, मतलब लेंडर, तो वो गारंटी को हम क्या मानेंगे? इनवैलिड, यानी गारंटर लायबल नहीं होगा। या फिर अगर गारंटर ने, अगर क्रेडिटर ने कोई चीज के बारे में कुछ छुपाया है, या तो जो बताया वो गलत है, या तो जो बताना चाहिए था वो बताया नहीं है, तो फिर भी वो गारंटर की गारंटी वैलिड मानी नहीं जाएगी, यानी वो लायबल नहीं होगा। इसका ये मतलब ये हुआ, या तो आपने झूठ बोला है, मिसरिप्रेजेंट किया है, या तो आपने जो बोलना चाहिए था वो नहीं बताया है। दोनों केसेस में अगर वो चीज इंपॉर्टेंट थी बताने के लिए, गारंटी के लिए, गारंटर को गारंटी देने या ना देने के लिए, और अगर आपने नहीं बताया है तो गारंटर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? इनवैलिड, यानी वॉइड बन जाएगा। मैं चाहता हूँ आप उसको एक बार रीड कर लीजिए, ये वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद गारंटी ओरल या रिटर्न हो सकती है। पॉइंट नंबर 5 पे पहुंच। आई होप आप लोगों ने ये चीज पढ़ ली होगी अभी तक। अब ये पॉइंट नंबर 6 है ना, बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत बेसिक। और ये पॉइंट नंबर 6 पता है क्या कहता है आपको? अगर पलक और द्राक्षी ये सोचे कि, द्राक्षी कहे कि आई एम रेडी टू बी गारंटर, लेकिन अगर पलक होना चाहे तो, मतलब पलक मेरी को गारंटर बनेगी तो मैं भी गारंटर बनूंगा, बनूंगी, नहीं तो नहीं। और अगर पलक ने मना कर दिया तो द्राक्षी भी गारंटर मानी नहीं जाएगी। यानी जब आप को श्योरिटीज बनाना चाहते हो, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में दो गारंटर, या तीन या चार या पांच या छह, और अगर आपने कहा हो कि मैं बनने को तैयार हूं अगर वो बने तो, यानी आपका बनने का अश्योरेंस किस चीज से क्रिएट हो रहा है? कोई और बनेंगे तो। अगर वो ना बने तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो जाता है जैसे वो जाएगी घूमने तो मैं भी जाने घूमने जाऊंगी, तो वो नहीं आएगी तो मैं नहीं आऊंगी, ऐसा होता है ना। तो वो नहीं आई तो मैं भी नहीं आई। तो ये एक आपका घर घर था, खेलते हो आप लोग, ये यहीं पे भी, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आता है। पढ़ लीजिए ये पार्ट, ये आपका ऑरेंज, ये आप येलो वाला पार्ट पढ़ लीजिए। अवगत कराना चाहता हूँ कि जब मशीन खुले
तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है, और जो विवाह काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट यहाँ को देख सकता हूँ। अब इस चार्ट में आई होप आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है कि द हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी होगी, हाउ मच वुड गारंटर बी लायबल फॉर। तो ये कहता है लायबिलिटी ऑफ गारंटर यानी श्योरिटीज कितनी होनी चाहिए, को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव यानी क्या, इक्वल। जितने अमाउंट के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल होगा, 500 रुपए ब्याज, 200 रुपया डैमेज, 1000 रुपया प्रिंसिपल, जितने अमाउंट के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल होगा उतने अमाउंट के लिए श्योरिटी लायबल होगा। सिंपल, डू यू एग्री। तो एक बार वापस पढ़ लिए फटाफट, ये सब चीजें सिंपल टू अंडरस्टैंड है। Surety is liable for all debts payable by principal debtor to creditor. Accordingly, interest, damages, cost, etc. may also be recovered from surety. यानी लायबिलिटी होगी कैसी, जितनी लायबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल डेटर की होगी, उतनी होगी श्योरिटी। लेकिन 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 कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज, यानी यानी श्योरिटी कह सकता है, श्योरिटी कुछ नहीं बोलेगा तो सभी के लिए लायबल रहेगा, लेकिन वो कहेगा कि मैं ये नहीं दूंगा, मैं वो नहीं दूंगा, मैं पहले से बोल देगा कि मैं इंटरेस्ट कभी भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ प्रिंसिपल देने के रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं कोई और खर्चा नहीं दूंगा, ऐसा कुछ भी वो बोलेगा पहले से, तो फिर वो जो बोलेगा वो सही माना जाएगा, वो ही वैलिड माना जाएगा। कुछ नहीं बोला है तो जनरल रूल, कुछ बोला है तो एक्सेप्शन। एक बार शांति से पढ़ लीजिए, शांति से पढ़ लीजिए, गारंटी के अंदर जो भी बोला है वो सच माना जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लायबिलिटी शुरू कब होगी, कब होगा गारंटर लायबल, कब होगा वो लायबल। अरे सर टाइम पास मत करो, जिस टाइम पे डेटर डिफॉल्ट करेगा उस समय से लायबल हो जाएगा श्योरिटी। जिस दिन ड्यू डेट आई और डेटर ने पैसा नहीं दिया, नेक्स्ट डे से कौन लायबल, गारंटर लायबल। सर मेरे को डाउट है, डाउट क्या है सर, क्या पहले डेटर पे केस करना चाहिए क्रेडिटर को, और अगर डेटर केस करे, डेटर पे केस करने के बाद भी डेटर पैसा ना दे तो लायबल होगा श्योरिटी। इसका मतलब क्या श्योरिटी से पैसे मांगने से पहले क्रेडिटर को डेटर पे केस करना पड़ेगा। आंसर इज नो। लॉ कहता है अगर डेटर पैसा ना दे तो आपके पास ऑप्शन है डायरेक्टली केस किए बिना किसके पास जाना, श्योरिटी के पास जाना, अपने पैसे ले लेना, बात खत्म। पर अगर श्योरिटी भी पैसा ना देने का तो ही आप क्या सोचोगे, किस पे केस करूं, श्योरिटी पे करूं कि डेटर पे करूं, क्योंकि आप किस दोनों पे कर सकते हो। डू यू एग्री, यू कैन फाइल अ सूट टू एनी वन ऑफ इट। एक बार ध्यान से इस लाइन को पढ़िए, इसको इंपॉर्टेंट मानना एग्जाम्स के लिए।
हिमांशु कहाँ पे? हिमांशु, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। क्या गारंटर अपनी लायबिलिटी को फिक्स कर सकता है? कम, यस सर कर सकता है। मैं लायबल हूँ 5 लाख रुपए के लिए ही, 2 लाख रुपए के लिए ही, 1 लाख रुपए के लिए। आपको जो बोलना है वो पहले से बोल के क्या कर सकते हो, अपनी लायबिलिटी को लिमिट में ला सकते हो। लेकिन ये कब कहना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के वक्त, अब बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, लायबिलिटी कैन बी कंटिन्यूस ऑल्सो। तो व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट? इसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिन्यूइंग गारंटी? जो गारंटी एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होके सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए हो, उसे हम कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। यानी क्या, कि सर मैंने कहा निष्का से कि निष्का बेटा आप जितना भी माल लोगे अगले 2 साल में सप्लायर के पास है, वो सबके लिए मैं लायबल रहने वाला हूं टू सप्लायर। अब से जितने भी, यानी 5 बिल खरीदे माल उसने पे कर दिया, वापस खरीदा माल उसने पे कर दिया, तो जितने भी वो माल खरीद रही है, अगर वो नहीं पे कर पाएगी अगले 2 साल, वो सबके लिए मैं लायबल रहूंगा। इसे हम कहते हैं गारंटी विच इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, विच इज फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड नॉट ओनली फॉर अ सिंगल सिचुएशनल ट्रांजेक्शन। अगर मैंने घर खरीदा है और मेरे घर खरीदने पे आशीष सर ने मेरे लिए गारंटी ली, तो ट्रांजेक्शन वन टाइम गारंटी है। विच गारंटी? स्पेसिफिक गारंटी ओनली फॉर वन ट्रांजेक्शन। घर घर बार बार नहीं लेते। लेकिन जब आप कोई चीज खरीदते बेचते हो तो बार बार हो सकता है। फॉर दैट यू मे नीड विच गारंटी? कंटिन्यूस गारंटी। इतना समझने पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। श्योरिटी में अग्री टू बिकम लायबल फॉर विच ट्रांजेक्शन? सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। उसको हम क्या नाम देते हैं? कंटिन्यूस नेचर। हावेवर यहाँ पे भी वो क्या फिक्स कर सकता है? अमाउंट, कब तक वो, कितने अमाउंट के लिए लायबल रहेगा और कितने समय तक के लायबल रहेगा। मैंने कह दिया निष्का से बेटा मैं लायबल रहूंगा फिर 10 लाख रुपए के लिए, वो भी अगले 2 साल तक ही, उसके बाद नहीं। तो आपने लायबिलिटी भी फिक्स कर दी और आपने टाइम भी फिक्स कर दिया। क्या आपको समझा? तो पॉइंट नंबर 4 को पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर 4 को शांति से पढ़िए, फिर आगे जाते हैं। कमोन 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 कमोन। यू आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑन ट्यूसडे, बी रेडी फॉर द सेम। मैं आपको मैसेज इनवाइस भेजूंगा मंडे को, कल भेजूंगा। मैं लिख के रखा है पहले से, डोंट वरी। बाकी लोग लिख सकते हैं टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटैच मत करना पेपर। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। श्योरिटीज लाइक मे बी कंडीशनल। कंडीशनल यानी जब आपने कहा हो कि ऐसा होने पे ही मैं लायबल होगा। जैसे मैंने कहा हो बैंक से कि भाई जब आप निष्का को पैसा दोगे लोन के, उस समय पे आपको उससे चेक ले लेने चाहिए 5 या 6 या 7। अगर आपने नहीं लिए तो मैं लायबल नहीं होगा। या फिर आपने उसे कोई भी चीज कंडीशन जो बताई कि वो फुलफिल करनी है, तो आपने आपकी गारंटी को कंडीशनल मानने की कोशिश की, वो भी पॉसिबल हो सकता है। मैं रिकैप देता हूँ फटाफट से। नंबर 1, लायबिलिटी इक्वल होगी विद द गारंटर एंड प्रिंसिपल डेटर। लायबिलिटी शुरू कब होगी? डिफॉल्ट होने पे शुरू होगी। लायबिलिटी कैसी हो सकती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। कंटिन्यूस लायबिलिटी कब होती है? जब आप लायबल होते हो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप अमाउंट भी फिक्स कर सकते हो और आप टाइम भी फिक्स कर सकते हो। और अगर कोई कंडीशन अटैच की है आपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो आपकी लायबिलिटी कैसे हो जाएगी? कंडीशनल गारंटी हो जाएगी। क्या क्लियर है? अब मैं चाहता हूं आप लोग ये लाइन खुद पढ़ना, इतना आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या है यहाँ पे।
आई होप आपने पढ़ा होगा ये, सीखा हो या ना सीखा हो, मैं समझा देता हूँ आपको। कंटिन्यूस गारंटी को आप रिवोक कर सकते हो, वन टाइम गारंटी को रिवोक करना मुश्किल है, लेकिन स्पेसिफिक कंटिन्यूस गारंटी को आप रिवोक कर सकते हो कुछ ट्रांजेक्शन्स जो अभी तक नहीं हुए हैं, यानी ऐसे जिसको हम फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे, जो लायबिलिटी अभी तक इनकर नहीं हुई है। मैंने ऐसा कह दिया 1 टू द लेंडर ऑफ निष्का कि आगे से आप कोई भी माल मत देना उसको मेरे नाम पे, आज के बाद से फ्यूचर के कोई भी माल आप उसको दोगे मैं उसके लायबल नहीं होगा, लेकिन सर जो मैंने दे दिया उसका पैसा नहीं आया, मैं लायबल हूँ। लेकिन आज के बाद नया दोगे तो मैं मुझे छोड़ना है सर, आपने तो कहा 2 साल के लिए दोगे, लेकिन मैं आज मना कर रहा हूँ ना, तो आज से मत देना। यानी कंटिन्यूस गारंटी को आप रिवोक कर सकते हो या नहीं? हाँ। कौन से ट्रांजेक्शन्स के लिए? फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। फॉर विच ट्रांजेक्शन्स? FUTURE, फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स, बाकी नहीं। क्या आपको समझा? हेलो सर, डेथ हुई तो सर डेथ ऑफ श्योरिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? रिवोकेशन ऑफ फ्यूचर, उसको नोटिस देना नहीं पड़ता। पार्टनरशिप एक्ट में हमने पढ़ा होगा, डेथ की नोटिस नहीं होती, डेथ की नोटिस नहीं होती। एक बार पढ़ लो बेटा फटाफट से, डेथ ऑफ श्योरिटी फटाफट से। और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो फॉर द पेपर। चलिए, क्या ये क्लियर है? डेथ ऑफ श्योरिटी इज डन, यहाँ तक का पार्ट इज डन। सुनना, स्पेसिफिक गारंटी जो होती है, स्पेसिफिक वन टाइम गारंटी जो होती है, क्या आप उसको आप रिवोक कर सकते हो? क्या स्पेसिफिक गारंटी को आप रिवोक कर सकते हो? हाँ, हाँ या ना? बोलो, क्या स्पेसिफिक गारंटी को आप रिवोक कर सकते हो? हाँ या ना? ठीक है, या तो हाँ या तो ना। देखो, स्पेसिफिक गारंटी मैं आपको बता देता हूँ आंसर, हाँ ना की बात आप सोच सोच लेना, ठीक है? स्पेसिफिक गारंटी जो होती है उसमें दो बातें होती है। कभी कभी लोन सैंक्शन हो जाता है क्योंकि किसी गारंटर ने गारंटी देने के लिए हाँ बोल दिया हो, सैंक्शन तो हो गया। यानी श्रेया ने किसी के लिए प्रॉमिस कर दिया एज ए गारंटर, तो भूमिका को लोन सैंक्शन हो गया, डिसबर्समेंट के लिए रेडी। लेकिन 2 दिनों के बाद शी थॉट कि यार मुझे ये सब प्रेशर क्यों पालना है, मैं क्यों किसी को गारंटर बनूं। शी रश टू द बैंक एंड सेड कि मैंने गारंटी ली है मैंने गारंटी, लेकिन क्या ये अमाउंट आपने दे दिया है? नहीं मैडम, कल सुबह देने वाले हैं 11 बजे। तो प्लीज रुक जाना, मुझे मेरी गारंटी वापस लेनी है। यानी स्पेसिफिक गारंटी भी रिवोक हो सकती है अगर लायबिलिटी इनकर नहीं हुई है तो। स्पेसिफिक गारंटी भी क्या हो सकती है? रिवोक हो सकती है, बहुत ही रेयर केस में। देश का कौन सा केस था वो? बहुत ही रेयर केस है जब लायबिलिटी कंफर्म हुई हो लेकिन इनकार नहीं हुई। तो भाई, शादी होने से पहले आप भाग सकते हो, शादी होने के बाद कहाँ भागोगे? बराबर, हिमांशु फिर तो खत्म खेल। ठीक है, फिर तो खत्म, प्रॉपरली खत्म। तो जो करना है लाइबिलिटी इनकर होने से पहले कीजिए, लाइबिलिटी इनकर करने के बाद भुगतना है, और कुछ बचता है नहीं है जीवन में। तो भुगतना नहीं है तो लाइबिलिटी इनकर होने से पहले रिवोक करना सीखो। अगर भुगतना नहीं है तो, अगर बहुत इच्छा है भुगतने की, तो इनकर करो लाइबिलिटी, आप समझ जाओगे। ठीक है। और जो इच्छा कहता है ना, जो कहता है ना पहले से कि मैं तो ये सब, मैं तो लाइफ इंजॉय करने वाला हूँ ही नहीं सर, मैं तो शादी नहीं करा जिंदगी में सर, सबसे पहले शादी वही करता है, सबसे पहले शादी वो करता है, बराबर। तो जो 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 बच्चे यहाँ से कुछ ऐसा बोलते हो किसी को, मैं तो सर करनी ही नहीं। मेरी स्टाफ है अभी, एक जूनियर स्टाफ अभी ऐड हुई है, वो सिर्फ 60 ट्वेल्थ पास किया है, मतलब वो शायद आपसे 6-12 महीने आगे पीछे होगी।
एकदम अलग ड्रीम्स लेके बैठी, स्विट्जरलैंड जाना है सर, ड्रीम ही वो है मेरा, स्विट्जरलैंड मम्मी को लेके जाना है, शादी तो कभी करना ही नहीं है, ये वो सब सब लंच ब्रेक पे बात करते रहते हैं। मतलब एक नया बंदा, एक नई बंदी मिल गई जो यही स्टोरी से आगे जा रही है। हर साल ऐसे कोई लोग मिलते हैं हमें जो इस थियरी को आगे लेके जाते हैं, तो शादी में बुलाते हैं। द ट्रुथ, द ट्रुथ, ठीक है। एनीवेज, हमने आज का टारगेट फिनिश कर दिया है। हमारा सिर्फ 1 या 1.5 पेज बाकी है, लेकिन वो थोड़ा हैवी है। और मैं संडे इवनिंग को कुछ हैवी बढ़ाना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को, कि जो थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो जाए। तो कल हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। और हमारा मोस्ट प्रोबेबली अगर हमको 2.5-3 घंटा मिला, तो एजेंसी टॉपिक जो है हमारा, एजेंसी द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप समझो आज 26 तारीख है ना, 27, 28, 29, 30 और 31, 5 दिन ऑफिशियली मेरे पास है टू फिनिश द पोर्शन। 31st वॉज माई डेडलाइन, बट मेरा उसके पहले आराम से हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो वी आर ऑल वी आई वॉज ऑलवेज एट दैट कंफर्ट जोन टू फिनिश इट ऑफ। बट आप मानो या ना मानो, जो डेप्थ कंटेंट की होनी चाहिए उसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। And from first onwards, what we'll be doing, that we'll be discussing not today, but possibly on 29th or 30th, okay, what should be our track for the 20 days for the paper। वो 20 दिन के पहले जब एग्जाम्स देने जाए, उसके 20 दिन में भी क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, दैट यू विल बी शोकेसिंग इट वेरी सून, ठीक है। जिन्होंने रिव्यूज नहीं किया है ना, रिव्यूज कर लेना। दूसरा, मेरे रिकॉर्ड्स लेक्चर्स हो चुके केस लॉस के, जैसे आपने मुझे कहा था, तो मैं हैव रिकॉर्डेड कंपनीज का केस लॉस फर्स्ट, ठीक है, जो कल से शायद आपको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मिल जाएंगे। शॉर्ट रील्स है, 1 मिनट से 90 मिनट, 65 सेकेंड टू 95 सेकेंड की रील्स है। हर एक एक केस स्टडी की। तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 12-13 केस स्टडीज मिलेंगे। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के केस स्टडीज आएंगे, तो एक पूरी चीज वो खत्म करूंगा पहले। एंड दिस इज हाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्टडीज, ठीक है। एक और कंटेंट फर्स्ट से हम शुरू करेंगे, वो होगा, मैंने पहले कहा था बूस्टर्स का शुरू करने को सोच रहा हूँ मैं। बूस्टर्स में क्या होगा, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, उस टॉपिक का क्लैरिटी, रिविजन नहीं, क्लैरिटी, इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 10 मिनट्स, लेस देन 10 मिनट्स टू एनी टॉपिक, उसके अंदर आपको मिलेगा। टॉपिक जैसे एसओजी के 5 टॉपिक है, तो अगर आप शांति से सुनना चाहते हो मेरे पास से, तो फिर भी आप लेस देन 40 मिनट्स के अंदर आप पूरा एसओजी पढ़ पाओगे आराम से, फॉर योर स्टडीज। मतलब ये पढ़ने से पहले या पढ़ने से बाद में, पढ़ने से पहले, पढ़ने से पहले वाला पार्ट, बिफोर या आफ्टर, बिफोर में जाएगा। और आफ्टर में क्या आएगा, पेपर्स, जहाँ पे उसके क्वेश्चन आंसर्स का एक कंटेंट होगा, जहाँ पे आप उस पढ़ने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश करो। एक पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद। चाहते हैं बाय सी यू, अपना संडे इवनिंग को मजे करो। बताओ आईपीएल कौन जीतेगा, हैदराबाद या आप हैदराबाद। कोलकाता? कौन है, किसके के हैदराबाद। फेवर में है? वन मतलब हैदराबाद, मेरे हैदराबाद। पास ऑडियो है नहीं आपका। वन मतलब हैदराबाद, टू मतलब कलकत्ता। टू 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 वन वन वन। दो केकेआर है ना, टू मतलब केकेआर, वन मतलब सनराइजर्स हैदराबाद। सी, संभव मुझे ऐसा लग रहा है, दिल तो यही कह रहा है कि जीतना चाहिए हैदराबाद, लेकिन दिमाग कहता है केकेआर। बराबर, बिल्कुल बराबर ना। दिल कहता है हैदराबाद और दिमाग कहता है केकेआर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज हैदराबाद अभी चेन्नई में मैच खेल के बैठा है अभी, लास्ट मैच, और केकेआर ऑलरेडी कहा था वो अहमदाबाद में मजे कर रहा था, तो शायद केकेआर एक मैच कम खेला है चेन्नई में एज कम्पेयर टू हैदराबाद। हैदराबाद पता क्या करेगा, या तो वो 100-150 पे आउट होके मैच को वन साइड कर लेगा, खत्म, या तो वो 250 मार के जीत जाएगा, उसको कुछ और खेलने को आता नहीं है उसको। तो शायद ऐसा हमें दिखेगा कि 250 मारा या तो 100-125 में आउट हुआ। एंड केकेआर में तो आई वंडर वो कैसे पहुंच गया फाइनल्स में, क्योंकि सुनील नारायण खेले और फाइनल खेले, वो तो शर्म आता है मेरे को। सुनील नारायण इज द मोस्ट रन, मतलब हाई स्कोर प्लेयर। कहाँ गया वो अपना क्रिकेटर, कहाँ गया क्रिकेटर, वो बैट लेके बैठता है पूरा दिन, बैट लेके बैठने का शूट मैंने पहला देखा जीवन में। सो बैट, सीजन बैट लेके भाई, सीजन बैट लेके पढ़ने बैठता है, हाथ में उसका सीजन, मेरी बच्ची ऐसा करती है अभी, पत्नी ऐसा करता है। आई होप, हमें लगता है वी शुड डू पार्टी विथ हैदराबाद, राइट। आज हमने पास मौका नहीं है, नहीं था 7:30 तक बैठते और फिर मैच देखते थोड़ा सा, राइट।
लेकिन मेरे को जाना है किधर, मेरे साले साहब की शादी आ रही है, तो हम लोग का कमिटमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। जब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फॉर गेटिंग मैरिड, मैं अपना वीडियो ऑफ कर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ साले। अरे भाई रिकॉर्डिंग